हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं ईडीडी सेकेंड, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन की, तो ये पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं 6 सेमेस्टर के फ्रेंड्स, वो इसको पढ़ते हैं। तो आज से हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके माध्यम से ये कहा गया है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे और साथ के साथ एमसीक्यूज़ बेस होंगे। तो आज का जो सेशन है वो तो हमारा पहले थ्योरी हम उसकी बताएंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीटली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के आपको एमसीक्यूज़ कराएंगे। और आज से हम एमसीक्यूज़ अपना सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है तो वो एमसीक्यूज़ ही होने वाला है। तो हम इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे और पर डे लगभग 2 लेक्चर आपके या फिर 2 वीडियो आपकी ईडीडी की हर दिन पढ़ेंगी आज से फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड, जो ईडीडी सेकेंड है वो बहुत टफ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है। लेकिन आज मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आज आपने मेरे साथ ईडीडी पढ़ ली तो फ्रेंड्स आप कभी भी नहीं भूलेंगे इसको और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी से डर लगता है, ईडीडी सेकंड से ही। पर आज के बाद आपका डर बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसके सिलेबस पर दृष्टि बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें हमको पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो पहला चैप्टर है हमारा कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट क्या होगा, देन आफ्टर हम देखेंगे सेकंड में फ्रेंड्स की अर्थिंग क्या होगी, उसके बाद हम सिमेट्रिक डायग्राम देखेंगे लाइटनिंग सिस्टम का, उसके बाद हम देखेंगे एस्टिमेशंस एंड कॉस्टिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग की इंटरनल वायरिंग जो है उसकी कॉस्टिंग देखेंगे, एस्टिमेशन तैयार करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, उसके बाद हम पावर वायरिंग की एस्टिमेशन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन ऑफ अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की एस्टिमेशन करेंगे और साथ के साथ हम जो है वो एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी बोल सकते हो। सिंपली यहाँ तो हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की ही बात कर रहे हैं, अभी ट्रांसमिशन लाइन की नहीं बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की हम बात करेंगे, जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसका हम जो एस्टिमेशन है उसको तैयार करेंगे फ्रेंड्स। और जो 7th है उसमें हम देखेंगे अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का क्या एस्टिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशंस ऑफ सर्विस कनेक्शंस। तो सर्विस कनेक्शंस के हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन को तैयार करेंगे यहाँ पर 8 वाले चैप्टर में। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9th की तो 9th में हम देखेंगे एस्टिमेशंस ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। जो हमारे स्मॉल सब स्टेशन है फ्रेंड्स 11 kV 33 kV या उससे ज़्यादा जो है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका एस्टिमेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर उसका लेआउट देखेंगे, एस्टिमेशन तैयार करेंगे। और नेक्स्ट है आपका जो आपका चैप्टर नंबर 10th है वो है आपका ड्राइंग वर्क। अगर बात करें फ्रेंड्स कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आने वाला है, एमसीक्यूज बेस होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि आपके 9 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। आपको इसके जो जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं तो उसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है फ्रेंड्स। लास्ट है आपका जो 11 वाला है वो है आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1956। तो ये कुछ आपके चैप्टर हैं, इन चैप्टर से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और एमसीक्यूज पेपर होगा फ्रेंड्स। तो हम जो सेशन शुरू कर रहे हैं तो हम वो एमसीक्यूज ही बनाने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यूज पढ़ने से पहले हमको उसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी होती है फ्रेंड्स। तो मैं बहुत स्पीड से पढ़ाऊँगा आपको, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करूँगा चलते हैं तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहाँ से हमारे जो सिलेबस है वो स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि एस्टिमेशन करने वाले हैं हम किसका, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर का जो हमारा पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, पूरी थ्योरी है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पर जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं उनको देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है। तो पहला चैप्टर है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो इसमें हम कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एक चीज़ बता दें कि जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है, तो कॉन्टैक्टर के माध्यम से जो पावर वायरिंग की या फिर किसी भी मशीन की कंट्रोलिंग की जा रही है, उस प्रकार के परिपथ को, सर्किट को हम बोल रहे हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। मीन्स हम परिपथ में क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉन्टैक्टर को यूज़ करने वाले हैं। इस बिहाफ पर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट होने वाला है। और ये मशीन के लिए एप्लीकेबल होगा, जैसे आपकी मोटर हो गई या फिर आपका जनरेटर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम कि इसका जो बेस है, तो बेस हम कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट नहीं है इसका बेस है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो पहले तो हमको इलेक्ट्रिकल मशीन पता होना चाहिए,
देन आफ्टर हमको जो कॉन्टैक्टर कंट्रोलिंग है उसको हमको आना चाहिए। तो पहले हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसको एक बार कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्टर को देखेंगे कि कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि मशीन का तो ही बनाएंगे हमको मशीन ही कंट्रोल कराना होगी। या हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि उसकी जो स्पीड है उसको रेगुलेट करेंगे, उसकी स्पीड को घटाएंगे बढ़ाएंगे, या हो सकता है कभी ऐसा एप्लीकेशन हो ओपन करना पड़े या कभी क्लोज करना पड़े, मतलब चालू या बंद करना पड़े। तो इस स्थिति में हमको पहले तो मशीन ही जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि मशीन की, तो मशीन की सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन वो डेफिनेशन होगी कि मशीन क्या करे, मशीन एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करती हो, मतलब ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करती हो इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। अगर मशीन की बात करें तो मशीन वो डिवाइस होती है जो क्या करती है, ज़्यादा एफिशिएंसी, कम समय में ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कराती है, और साथ के साथ जो समय है, टाइम टेकिंग है वो कम, मतलब टाइम टेकिंग उसका कम होता है, मतलब समय को कम करके कम समय को रिड्यूस करती है, और जो आपका वर्क है उसको इंक्रीज़ करती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि आपका समय को डिक्रीज़ कर रही है और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दे रही है, तो वो मशीन कहलाएगी। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसी डिवाइस होगी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर काम करेगी, और वो क्या करेगी, वो जो भी स्पेसिफिक टास्क होगा उसको विद इन टाइम पीरियड या फिक्स टाइम पीरियड या फिर जो भी उसका रोस्टर हो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो उसको परफॉर्म करेगी। तो इस प्रकार की मशीन को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे या फिर कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने एक चार्ट के थ्रू हमने इसको बनाया है फ्रेंड्स इसको लिखते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं। साथ के साथ मैं बता भी दूंगा, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम टोटली आपके बीटी यूपी बोर्ड को कवर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को आपने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। पहला बोल दिया स्टैटिक मशीन, सेकंड बोल दिया आपने डायनेमिक मशीन। अगर स्टैटिक मशीन की बात करें, स्टैटिक मशीन की बात करें, तो स्टैटिक मशीन वो मशीन होगी जिसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा। सबसे बड़ा पॉइंट में क्या है आपका डायनेमिक मशीन। अब डायनेमिक मशीन या रोटेटिंग मशीन, इसी को आप रोटेटिंग मशीन भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, स्लैश लगा के आप लिख लीजिएगा रोटेटिंग मशीन, डायनेमिक मशीन बोल लीजिए या रोटेटिंग मशीन बोल लीजिए। तो स्टैटिक मशीन कौन सी मशीन होगी, जिसमें किसी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होगा, उसको स्टैटिक मशीन कहेंगे। और डायनेमिक मशीन को क्या कहेंगे, जिसमें रोटेटिंग एलिमेंट या रोटेटिंग पार्ट्स मौजूद हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें तो हमारा जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें रोटेटिंग पार्ट्स होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं वो हमारी डायनेमिक मशीन हो गई या रोटेटिंग मशीन हो गई। अब अगर हम बात करें स्टैटिक मशीन की फ्रेंड्स, तो स्टैटिक मशीन का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रांसफार्मर है। आपने फ्रेंड देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का जो आपका रोटर है वो अवेलेबल नहीं होता है, तो रोटेटिंग पार्ट नहीं है। तो जब रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो आप क्या कह सकते हो उसको कि वो एक प्रकार की स्टैटिक मशीन है, स्थैतिक मशीन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया ट्रांसफार्मर। ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स कि जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड, डेफिनेशन भी लिखते हुए चलेगा, क्योंकि हो सकता है डेफिनेशन पूछी जाए, क्योंकि जो आपके एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज में या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा। पूरा डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, ड्राइंग भी नहीं पूछने वाला, केवल मेन कंपोनेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, या सिंबल कोई दे सकता है। तो हम सबको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आपका आप भरोसा करिए, हमारा ये वादा है कि आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें आपका कुछ नहीं छूटने वाला, क्योंकि हम सबको कवर करने वाले हैं A to Z इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स अगर बात करें डेफिनेशन की आपकी ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप ऐसे बता सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो एक विद्युत परिपथ से दूसरे विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये तो हिंदी की डेफिनेशन थी। इंग्लिश में अगर लिखोगे इसको तो लिख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन या स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली। ये इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई। अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर को अगेन 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया फ्रेंड्स। पहला आपने बोल दिया सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा बोल दिया आपने 3 फेज ट्रांसफार्मर। अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसमें
जो सिंगल फेज पर कार्य करेगा। अब इसके अगर सिंगल फेज की बात करें तो सिंगल फेज में एक न्यूट्रल होगा और एक आपकी लाइन होगी, या फेज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अगर थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जो थ्री फेज पर कार्य करेगा। इसमें 3 फेज दे रखे होंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के हमने क्या कह दिया, जो ट्रांसफार्मर है उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर हम बात करें डायनेमिक मशीन की, तो डायनेमिक मशीन पर आ जाते हैं। डायनेमिक मशीन कौन सी मशीन होगी? डायनेमिक मशीन वो मशीन होगी जिसमें किसी भी प्रकार का एक रोटेटिंग एलिमेंट मौजूद हो या रोटर जिसके अंदर मौजूद हो, ठीक। तो अगर बात करें डायनेमिक मशीन या रोटेटिंग मशीन की, तो रोटेटिंग मशीन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, मोटर और जनरेटर। तो अगर हम बात करें मोटर की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम पहले जनरेटर को देखते हैं, तो अगर हम जनरेटर की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरेटर को हमने 2 पार्ट्स में अगेन फर्दर क्लासीफाई किया है। तो जनरेटर को आपने बोल दिया डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें दोनों की, तो पहले डेफिनेशन भी देख लीजिए। मोटर क्या है? आप लिखोगे मोटर एक विद्युत यंत्र है या विद्युत युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ये मोटर की डेफिनेशन होगी। अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की डेफिनेशन क्या होगी? जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये जस्ट इसकी रिवर्स डेफिनेशन है, एक दूसरे की अपोजिट डेफिनेशन होती है। जो जनरेटर होता है वो जो मैकेनिकल पावर होती है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। जो मोटर होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या कहा आपने फ्रेंड्स की जो जनरेटर उसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, डीसी जनित्र और एसी जनित्र। मीन्स दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, या डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। तो अगर बात करें डीसी जनरेटर वो जनरेटर होगा जो डीसी पर कार्य करेगा, डायरेक्ट करंट पर जो कार्य करने वाले जनरेटर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डीसी जनरेटर। अगर हम बात करें एसी जनरेटर की, तो जो एसी प्रोवाइड कराते हैं या एसी विद्युत धारा प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, तो उनको हम कहते हैं एसी जनित्र, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारे ये बहुत सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ, इसका क्लासिफिकेशन आई थिंक आप इसको मशीन में पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि जो आपकी मशीन है, मोटर है, उसको आपने फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। पहला बोल दिया डीसी मोटर और सेकंड बोल दिया आपने एसी मोटर। अगर डीसी मोटर की बात करें तो ये क्या करेगा? डीसी सप्लाई पर कार्य करेगी। किस पर? डीसी सप्लाई पर काम करने वाली जो मोटर होती हैं उसको हम डीसी मोटर कहते हैं, और एसी सप्लाई पर कार्य करने वाली जो मोटर होती हैं उसको हम एसी मोटर कहते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी जो डीसी मोटर है उसको भी हम कई पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, सीरीज एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, और एक थर्ड होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं सीरीज एंड शंट एक्साइटेड। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज एंड शंट एक्साइटेड मोटर या मशीन, ठीक है। अगर हम बात करें एसी की, तो एसी क्या है? आपकी अल्टरनेटिंग करंट पर जो कार्य करने वाली है उसको हमने बोल दिया एसी मोटर। एसी मोटर को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया फ्रेंड्स। पहला बोल दिया हमने इंडक्शन मोटर, दूसरा बोल दिया हमने सिंक्रोनस मोटर। अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन कौन सी मोटर है? इंडक्शन हमारी वो मोटर है जो इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य कर रही है। फ्रेंड्स अगर मैं बता दूं इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, तो इंडक्शन का प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए किसी भी एक वाइंडिंग में आपने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित कराई, तो उस वाइंडिंग की हेल्प से दूसरी वाइंडिंग, मतलब अन्य वाइंडिंग जो बिल्कुल अलग वाइंडिंग है, उसके संपर्क में है, थोड़ी सी मतलब उसके नियर है, पास में रखी हुई, वो एनर्जाइज हो जाए। तो इस प्रकार के फिनोमेना को हम कहते हैं इंडक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको प्रेरण, जैसे प्रेरित कर देना। तो यहाँ ये जो प्रेरण मोटर है ये क्या करेगी? ये प्रेरण के कॉन्सेप्ट पर कार्य करेगी, मतलब प्रिंसिपल पर वर्क करेगी। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर किस पर कार्य कर रहा है? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ पर या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो स्टैटिक डिवाइस है, और अगर मैं इंडक्शन मोटर की बात करूं तो इंडक्शन मोटर भी एक प्रकार का आपका रोटेटिंग ट्रांसफार्मर है या डायनामिक ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इंडक्शन मोटर को भी आपका, एक बार फिर सुन लीजिए, इंडक्शन मोटर को आपका डायनेमिक ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं या रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। किसको? इंडक्शन मोटर को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बना दूँ, ये हो गया आपका स्टेटर, ये है आपका रोटर, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रही है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले सप्लाई स्टेटर में दिया। स्टेटर में जब आप सप्लाई दोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्टेटर कंडक्टर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगा। मैंने आपको बता दिया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वहाँ पर अगर आप करंट फ्लो कराते हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। मीन्स वहाँ पर ईएमएफ और वहाँ पर फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो जाता है। जब फ्लक्स जनरेट होगा तो साथ के साथ वहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर जब फ्लक्स बन रहा है तो वही फ्लक्स क्या करेगा, सेकेंडरी को लिंक करेगा।
मतलब सेकेंडरी को टच करेगा, तो सेकेंडरी को जैसे ही लिंक करेगा, मतलब रोटर कंडक्टर को जैसे ही कट करेगा आपका जो फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स है, तो वो क्या करेगा, वहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, साथ के साथ करंट बनेगी, वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब मुझको ये बताइए, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है, तो उस केसेस में क्या होता है, करंट की वैल्यू 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। अब जो रोटर है, रोटर को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एंड रिंग के थ्रू उसको शॉर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स मेरे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे क्वेश्चन, तो आप पॉइंट जरूर करते हुए चलिएगा। तो जो रोटर है, रोटर एंड रिंग के थ्रू क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है कि करंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियसली बढ़ जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई, तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू, मतलब जो रोटर है उसकी जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शॉर्ट सर्किट है, उसका नेचर शॉर्ट्स बना दिया है। तो जब शॉर्ट है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी तो आपको पता है टॉर्क क्या होता है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब करंट बढ़ गई तो टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगी, आपकी इंडक्शन मोटर रोटेट करना शुरू कर देगी। तो ये क्या था, ये प्रेरण का नियम है, प्रेरित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार का प्रिंसिपल आपका जो ट्रांसफार्मर है उस पर भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका एक प्रकार का जो इंडक्शन मशीन है, इंडक्शन मोटर है, वो ट्रांसफार्मर ही है। लेकिन ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मशीन में बस इतना फ़र्क है कि जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें किसी भी प्रकार का रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता है, और जो इंडक्शन मशीन है उसमें रोटेटिंग एलिमेंट होता है, दैट इज रोटर। ठीक है, जिसको हम रोटर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। पहला बोल दिया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और दूसरा बोल दिया हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंगल फेस पर कार्य करने वाली जो होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो सिंगल फेस पर कार्य करने वाली जो मोटर होती है उसको इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कहेंगे। जो 3 फेस पर कार्य करने वाली मोटर होती है उसको 3 फेस इंडक्शन मोटर कहेंगे। अब बात करते हैं हम सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर कौन सी मोटर होगी फ्रेंड्स, अगर बात करें हम कि सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर हमारा जो है उसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकाली मोटर, और ये फिक्स या फिर कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करती है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, ये कौन सी स्पीड पर कार्य करेगी, ये कांस्टेंट स्पीड पर कार्य करेगी, कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट करेगी, जिस कारण क्या होगा, आप इसकी जो है इससे आप अपना जो जहाँ भी आपको ऐसा कार्य करना है कि आपको कंटिन्यूअस वे में आपको जो रोटेशन है वो पावर चाहिए, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, अपने सिंक्रोनस मोटर को ही यूज़ करते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो एनर्जी है उसके जनरेशन के लिए भी हम सिंक्रोनस जनरेटर को यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो था कुछ बेसिक पार्ट्स। अगर हम बात करें इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर को मैंने बता दिया फ्रेंड्स, जैसा कि इंडक्शन मोटर को आप क्या बोलते हो, प्रेरण मोटर बोलते हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है जो इंडक्शन, मतलब इंडक्शन होता है तो प्रेरण, ठीक है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सिंपल अगर बात करें कि जो मोटर होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। पर यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि प्रेरण मोटर है, मतलब इंडक्शन मोटर है, तो वो क्या कर रही है, प्रेरण के कार्य पर, सिद्धांत पर कार्य, मतलब सिद्धांत पर कार्य कर रही है, मतलब प्रिंसिपल पर कार्य कर रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट एक बार देखिएगा फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर की स्टडी ऑपरेशन कंट्रोलिंग इसलिए जरूरी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये वाला तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, इंडक्शन मोटर की स्टडी ऑपरेशन कंट्रोलिंग इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि टोटल मोटर के लोड का लगभग 85 to 90% भाग इंडक्शन मोटर के द्वारा वहन किया जाता है, मतलब कैरी किया जाता है। तो अगर मैं बात कर दूं इसकी सिंपल वे में, मैं बता दूं कि क्या मतलब है इसका, तो इंडक्शन मोटर की कंट्रोलिंग करना, इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन करना, स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स क्योंकि जो आपका इंडस्ट्रियल लोड है, तो इंडस्ट्रीज़ में लगभग 90% जो कार्य होता है, जो आपका लोड कैरी किया जाता है, तो वहाँ पर आपकी इंडक्शन मोटर ही प्रेफरेंसएबल होती है। प्रेफरेंस हम इंडक्शन मोटर को ही देते हैं वहाँ पर, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग कैसे होगी, उसकी स्पीड कंट्रोल कैसे होगी, उसको रिवर्सिंग कैसे करेंगे, ये सारी की चीज़ें की हमको क्या हो, एक प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, जिससे हम क्या करें, किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉल्ट उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम तुरंत सॉर्ट आउट कर दें इन प्लांट, ठीक है, प्लांट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए इंडक्शन मोटर की, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसलिए इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोलिंग,
रिवर्सिंग आदि की स्टडी करना व इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में बात करें तो 90% जो है हमारी इंडक्शन मोटर के ही थ्रू जो लोड है उसको कैरी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, इसलिए हमको इसकी सारी जानकारी होना ज़रूरी है। कैसे कंट्रोलिंग करेंगे, कैसे इसकी रिवर्सिंग करेंगे। अब बात आती है कि कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोलिंग करने के लिए या स्टार्टिंग करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी नीड है स्टार्टर की तो वो क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनेगा। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा इसके जस्ट बाद लेकर आऊँगा तो उसमें मैं इन सबको इंक्लूड करूँगा, सारे पॉइंटों को, जितने भी पॉइंट हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं तो सारे पॉइंट्स को हम वहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलेंगे कि कैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वह अपनी रेटेड करंट का लगभग 5 से 8 गुना ज़्यादा करंट लेती है। मतलब फुल लोड का जो है वो 5 से 8 गुना ज़्यादा करंट लेती है। कौन? इंडक्शन मोटर। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर अपनी फुल लोड पर, मान लीजिए उसका जो फुल लोड है वो 100 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 है फुल लोड उसका, 100 एम्पियर। अब वो स्टार्ट कर रही है तो स्टार्टिंग टाइम पर क्या करेगी, इससे 5 से 8 गुना ले रही है करंट। तो मान लीजिए 8 गुना अगर इसका करेंगे तो लगभग 800 एम्पियर हो गया। अब अगर 800 एम्पियर पर हम किसी भी मोटर को चला देंगे फ्रेंड्स तो उसका इंसुलेशन बेकार हो जाएगा, उसकी वाइंडिंग जल जाएंगी, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि वो बर्न हो जाए। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस वाली करंट को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया फ्रेंड्स, यही कहा गया कि 5 से 8 गुना क्या कर रही है वो अपनी फुल लोड का मतलब रनिंग टाइम पर फुल लोड का वो 5 से 8 गुना ज़्यादा करंट लेती है। इतना अधिक करंट होने से वाइंडिंग का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है और वाइंडिंग अपना, मतलब जो मोटर की वाइंडिंग है उसकी बात कही गई है, अपना इंसुलेशन खोकर शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट में क्या होगा कि जैसे ही शॉर्ट होगी तुरंत वहाँ पर आग लगना शुरू हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट की एक और कंडीशन है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तुरंत 10 से आपकी 15 गुना करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, 15 गुना। अब जब 10 से 15 गुना करंट इंक्रीज़ होगी तो उस केसेस में क्या होगा कि पहले ही आपकी मान लो 800 एम्पियर करंट आ रही है, उसकी 10 गुना और बढ़ा दो तो और ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पर करंट, और इस कारण क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी और मोटर जल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए फ्रेंड्स क्या किया जाता है, अतः इस स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए इंडक्शन मोटर के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो आपकी स्टार्टिंग करंट है उसको हम लिमिट कर पाएँ, कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर पाएँ, जिसके माध्यम से क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट सर्किट करंट हो जाए, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ जाए और उस कारण करंट की वैल्यू बढ़ जाए। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट जनरेट होगी बहुत ज़्यादा, और बल्क मात्रा में जब हीट वहाँ पर जनरेट होगी फ्रेंड्स तो हमारी मोटर डैमेज हो सकती है, और यही हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हम स्टार्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्टार्टर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर के साथ कौन कौन से स्टार्टर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टार्टर मुख्य रूप से यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जिसको DOL स्टार्टर कहा जाता है। नंबर 2, स्टार डेल्टा स्टार्टर जिसको स्टार और डेल्टा स्टार्टर कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका सिंबल ये है। थर्ड की बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। फोर्थ वन, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है फ्रेंड्स, आपका फोर्थ है आपका, अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, फोर्थ है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ है हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अगर इसकी बात करें तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर को ही हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर भी कहते हैं फ्रेंड्स। IM बोले तो इंडक्शन मोटर, ठीक है। या फिर हम इसको किसके साथ यूज़ करते हैं तो आपको पता है, यूजिंग फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं रोटर स्टार्ट को। फिलहाल तो हम आपके जो EDD सेकेंड है उसमें 2 टाइप के स्टार्टर पढ़ने वाले हैं, एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पढ़ेंगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कितनी HP तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर कितनी मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर कितनी HP तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव हैं वो नेक्स्ट हम लेक्चर में लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले की केवल थ्योरी एक बार देख रहे हैं, जिससे क्या रहे कि अगर आप MCQs करो तो उसमें आप फंसो ना।
अब हम ये बता दें कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बहुत बेसिक है फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट हो गया। तो इसमें आपको पढ़ना है ड्यूअल स्टार्टर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, गेटिंग सप्लाई फ्रॉम सिलेक्टर फीडर, मतलब डिफरेंट फीडर से हम इसमें क्या करेंगे, कैसे जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ है आपका फॉरवर्ड और रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर इस वाले की बात करें तो कोई ऐसा बच्चा है जो कमेंट में बता सकता है फ्रेंड्स कि फॉरवर्ड कैसे हम रोटेट कराएंगे मोटर को और रिवर्स कैसे मोटर रोटेट कराएंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में मैं लेकर ही बता दूंगा आपको, है ना। नेक्स्ट है आपका 2 स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गई, लिमिट स्विचिंग कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो लिमिट कंट्रोलिंग है, स्विचिंग है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सिक्वेंशियल ऑपरेशन ऑफ 2 मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले, टाइम डिले रिले के माध्यम से दो मोटर को हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियली ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, मैनुअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसके बाद है हमारा ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फॉर 3 फेज इंडक्शन मोटर। लास्ट है आपका कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। ठीक है, तो ये हम सेकंड जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसके जो आपके MCQs हैं उसको भी डिस्कस साथ के साथ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि आपका जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है वो क्या है। तो एक बार देख लीजिए कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट को क्या कहा जाता है। तो एक बार हम इसके जो थ्योरी है उसके माध्यम से पहले आपको बता दें, फिर आपको समझाएंगे इसके बारे में। वह सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है, मतलब अगर बात करें कंट्रोलिंग की मोटर की, तो मोटर की कंट्रोलिंग में फ्रेंड्स जो भी कॉन्टैक्टर यूज़ किए जाते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए, मतलब कॉन्टैक्टर का यूज़ करके मोटर की कंट्रोलिंग कराई जाती है, तो इस जो सर्किट बना उस सर्किट को हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। यही इस थ्योरी के अंतर्गत कहा गया। देख लीजिए, वह सर्किट जो मोटर को कंट्रोल करता है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट कहलाता है। यह सर्किट कॉन्टैक्टर के द्वारा कार्य करता है। कॉन्टैक्टर लगे होते हैं जिस कारण हम इसको कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट कहते हैं, इसलिए इसे कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट कहा जाता है। एक बार ध्यान रख लीजिए फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं, दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज़ हो रही है कॉन्टैक्टर की मदद से हम मोटर को कंट्रोल करा रहे हैं। तो जो कॉन्टैक्टर की मदद से हम मोटर को कंट्रोल करा रहे हैं तो उस प्रकार के जो सर्किट है उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। अभी हमने आगे इसके कुछ फिगर्स भी बनाए हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कॉन्टैक्टर के थ्रू कैसे हम मोटर को कंट्रोल करा रहे हैं। तो वो आगे है फ्रेंड्स, अभी आगे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में रिले, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी होती हैं। तो रिले लगी होगी, पुश बटन यूज़ किया जाता है और कॉन्टैक्टर यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करके क्या करते हैं, हम मोटर की कंट्रोलिंग करते हैं या फिर जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है उसको बनाते हैं फ्रेंड्स। अगर इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले कार्य जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से वर्क पर कार्य, मतलब कौन कौन से कार्य हैं जो ये परफॉर्म करने वाला है। तो आपका कार्य क्या होगा, कंट्रोल सर्किट के निम्न कार्य हैं, मतलब जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है उसके कौन कौन से कार्य हैं। नंबर 1 हो गया आपका मोटर को स्टार्ट और या स्टॉप करने के लिए, या स्टार्ट किया जाएगा मोटर को या स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। कभी आपको स्टार्टिंग करना होगी, कभी आपको स्टॉप कराना होगा। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड या रिवर्स। तो ये फिर से आ गया आपका पॉइंट। तो अगर किसी को पता हो कि फॉरवर्ड कैसे रोटेट कराएंगे और रिवर्स कैसे करना है मोटर को, तो अगर पता हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं तो हम नेक्स्ट में तो कवर कर ही लेंगे। थर्ड है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे या फिर इसको बनाएंगे कंडक्टर कंट्रोल सर्किट को। नेक्स्ट है आपका अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। थर्ड है आपका ऑपरेशन के लिए। इन सारी चीज़ों के इतने यूज़ हैं, मतलब इतने कार्य करेगा हमारा कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्टैक्टर में 2 चीज़ें लगी होती हैं। आपने बता दिया कि पुश बटन हो गया, रिले हो गई और कॉन्टैक्टर हो गया। तो पहले तो हम कॉन्टैक्टर को ही पढ़ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर होता क्या है। तो एक बार देख लीजिए कॉन्टैक्टर की अगर बात करें तो कॉन्टैक्टर क्या है, कॉन्टैक्टर एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है फ्रेंड्स। ये क्या कर रहा है, स्विचिंग कर रहा है आपकी, है ना, आप स्विचिंग करा रहा है। हो सकता है आपको सिलेक्टर स्विच के थ्रू आपको सप्लाई 2 जगह से देना पड़े, या कभी ऐसा करना पड़े कि आपको मोटर को ऑफ कराना है, ऑन कराना है, ऑफ कराना है, ऑन कराना है। तो क्या करेंगे, हम अपने कॉन्टैक्टर की मदद से ही उसको कर लेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो तो ऑटोमेटिक हमको ये कराना होता है, तो हम वहाँ पर टाइम डिले रिले का यूज़ करके ये काम परफॉर्म करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कॉन्टैक्टर एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है। मेन कॉन्टैक्टर की कंडीशन NO NC होती है। तो अगर बात करें कॉन्टैक्टर, जो मेन कॉन्टैक्टर होता है उसमें NO होता है
और NC होता है। ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि NO क्या होता है और NC क्या होता है MCQs में, क्योंकि MCQs है तो ये बन सकता है। तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। तो अगर हम बात करें कि जो आपका काम है मतलब कॉन्टैक्टर में क्या क्या लगा होता है, तो अभी यहाँ पर पहले वाले में आप बोल रहे हो कि मेन कॉन्टैक्टर में NO NC होते हैं, तो इसको अभी हम देखते हैं। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि मेन कॉन्टैक्टर क्या है। तो जो आपका कॉन्टैक्टर्स है, तो कॉन्टैक्टर के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, तो पहला होता है मेन कॉन्टैक्ट, ठीक है, पहला होता है मेन कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्टर बोल सकते हो, मेन कॉन्टैक्टर, इसको मेन कॉन्टैक्टर हो गया फ्रेंड्स ये। सेकंड है आपका कॉन्टैक्टर कॉइल, कॉन्टैक्टर कॉइल हो गई। थर्ड है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, ऐसे यहाँ पर लगाइएगा क्योंकि 3 होते हैं यहाँ पर भी और यहाँ भी 2 होते हैं, अभी हम उसको देखेंगे। तो मेन कॉन्टैक्ट्स हो गए और जो कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल हो गई, साथ के साथ हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हो गया। इन 3 चीज़ों से हम मिलकर बनाते हैं कॉन्टैक्टर को। अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले पॉइंट में, उच्च धारा या अधिक शक्ति वाले परिपथ को नियंत्रित या मोटर की स्विचिंग में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ किया जाएगा कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट का। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्टर से इंडक्शन मोटर को ओपन या क्लोज किया जाता है। मोटर को ओपन या क्लोज कर सकते हो, मतलब चालू या बंद कर सकते हो इंडक्शन मोटर को कॉन्टैक्टर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कॉइल लगी होती है, इसमें एक कॉइल होती है जिसे रेटिंग के अनुसार सप्लाई से जोड़ा जाता है। अभी आर्मेचर कॉइल अभी हम आपको दिखाएंगे, जो आपकी मैग्नेटिक कॉइल होगी वो मैग्नेटिक कॉइल क्या करेगी उसका काम देखेंगे हम। इसमें NO NC कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनका कार्य सर्किट को ओपन या क्लोज कराना होता है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि सर्किट को ओपन या क्लोज कराना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, सर्किट जो है उसके माध्यम से अभी हम बता रहे हैं। पहले फोर्थ वाला पॉइंट पढ़ लें आपके। तो फोर्थ वाला पॉइंट आपका बोल रहा है इसमें एक मेन कॉन्टैक्टर पावर को ओपन या क्लोज करने का कार्य करता है। तो अगर मेन कॉन्टैक्टर की बात करें तो मेन कॉन्टैक्टर क्या करेगा, पावर को ओपन करेगा या क्लोज करेगा। और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की बात करें तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट आउट करिएगा, इसको लिखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि आपका मेन कॉन्टैक्टर क्या करता है, तो वो पावर को ऑन ऑफ करेगा। और जो आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है या फिर कॉन्टैक्टर है, वो क्या करेगा, वो आपको आपके मोटर को कंट्रोल करेगा या ऑन या ऑफ करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्टर का उपयोग AC DC दोनों पर किया जाता है। ये भी आपका एक प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। नेक्स्ट है आपका जो आपका मार्केट में अवेलेबल है उनकी रेंज क्या है, रेंज भी पूछ सकता है। तो रेंज भी यहाँ पर लिखी हुई है, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर। ये क्या है आपकी रेंज है कॉन्टैक्टर की अवेलेबल है। तो इतनी रेंज के मार्केट में अवेलेबल है। अब हम आपको इसके जो आपने जितना पढ़ा उसको एक फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्या है, ये वाले जो हैं वो ये वाले हैं हमारे मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये मेन कॉन्टैक्ट हो गए, ये वाला हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, ठीक है। और ये वाले हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हो गए, ठीक है। अब इनका काम ये देखेंगे हम। अभी हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका काम क्या है, मेन कॉन्टैक्टर पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करेगा। अब यहाँ पर पावर सप्लाई क्या, ये 3 फेज सप्लाई आ रही है फ्रेंड्स। ये क्या है आपकी, ये 3 फेज सप्लाई है, ये है आपकी 3 फेज सप्लाई। तो अब क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पर, और ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, और ये है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे ही आप सप्लाई दोगे, रिले की कॉइल जैसे ही एनर्जाइज होगी, तुरंत रिले क्या करेगी, इसको होल्ड करेगी, इधर को, इस वाले प्लंजर को इधर को होल्ड करेगी। और जब ये इधर को होल्ड करेगी तो ये वाले जो कॉन्टैक्टर है इससे क्लोज हो जाएंगे। जब इससे क्लोज हो जाएंगे तो यहाँ जो 3 फेज सप्लाई है वो आपकी डायरेक्टली मोटर को मिल जाएगी। और जैसे ही किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे ही कोई प्रकार का फॉल्ट आएगा यहाँ पर, तो होगा क्या कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है वो क्या करेगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी। जब डी एनर्जाइज होगी इसकी कॉइल, तो ये प्लंजर को जो होल्ड करे हुई थी वो छोड़ देगी। और जब ये छोड़ेगी तो यहाँ वाले ये जो आपकी प्लंजर है ये इधर होल्ड हो जाएगा, इधर को आ जाएगा। और जब इधर आ जाएगा तो आपके ये वाले कॉन्टैक्ट जो हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। तो ये था आपका सर्किट डायग्राम जो आपका कॉन्टैक्टर है उसका। तो मेन कॉन्टैक्टर क्या कर रहा है, काम क्या था उसका, मोटर को ऑन ऑफ करा रहा है जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है। और जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है वो क्या कर रहा है, वो आपकी जो सप्लाई है, जो पावर सप्लाई है उसको ऑन ऑफ ओपन कर रहा है या क्लोज कर रहा है, मतलब चालू या बंद कर रहा है। तो इस प्रकार से ये है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ये वाले, एक सेकेंड, ये वाले पॉइंट आपके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हो गए फ्रेंड्स, ये वाले, ये दोनों, ये वाले। और ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो गई, ये आपकी इंडक्शन मोटर हो गई 3 फेज, और ये है आपके मेन
कॉन्टैक्टर मतलब जो कॉन्टैक्टर है वो मेन कॉन्टैक्टर हो गए, और ये आपकी 3 फेज सप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट था किसका, कॉन्टैक्टर का। तो नेक्स्ट पर देखते हैं नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट एक बार देख लीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट। तो जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो क्या क्या यूज़ होता है एक बार देख लीजिए। मेन स्विच यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ होगा, पुश बटन यूज़ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ होगा, नेक्स्ट है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले यूज़ होगी, नेक्स्ट है आपका फ्यूज़, नेक्स्ट है आपका लिमिट स्विच, नेक्स्ट है आपका फ्लोट स्विच। तो ये सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स कॉन्टैक्टर के अंदर यूज़ हो सकते हैं, या कॉन्टैक्टर जो हम सर्किट बना रहे हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, उसमें ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। अब इनका काम देखेंगे फ्रेंड्स, या इनको 1 बाय 1 डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम मेन स्विच की, तो मेन स्विच क्या होगा, तो एक बार मेन स्विच पर देखिए। तो मेन स्विच क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, ये एक कंट्रोल डिवाइस है, बिल्कुल कंट्रोल है, जब स्विच है तो ऑब्वियसली कंट्रोलिंग डिवाइस है ना, जिसका उपयोग मोटर को मुख्य सप्लाई से जोड़ने या बंद करने का होता है। इसका जो मेन कॉन्टैक्टर है, मेन स्विच है, मेन स्विच का काम होता है मोटर की जो सप्लाई है उसको बाधित करना। मोटर को बंद करना है तो हम मेन स्विच की मदद से हम बंद कर देंगे, और अगर ओपन करना है तो मेन स्विच की मदद से ही हम क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। मुख्य स्विच या मेन कॉन्टैक्टर में जनरली ये रेंज पूछ सकता है 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 300 एम्पियर के 500 वोल्ट ग्रेडिंग के साथ HRC फ्यूज़ लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ये HRC फ्यूज़ हैं। HRC फ्यूज़ क्या होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, रिलायबल होता है, जिस कारण हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारी इंडक्शन मोटर है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इंडक्शन मोटर पर किसी भी प्रकार का फॉल्ट आए, या फिर बर्निंग हो उसमें, या फिर उसकी जो सप्लाई है वो किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाए, या उसकी वाइंडिंग किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, HRC फ्यूज़, हम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, तुरंत वो क्या हो, एक्टिव हो जाए और हमारी मोटर को सेफली बचा दे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, यहाँ पर आपकी सप्लाई है, और ये है आपके HRC फ्यूज़ लगे हुए जो क्या कर रहे हैं, मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका था, सेकंड था आपका वितरण बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, जहाँ से हम जो मोटर है, मोटर को सप्लाई देते हैं, या फिर जिस बोर्ड से हम डिफरेंट मोटर्स को सप्लाई दे रहे हैं, या अलग अलग जगहों पर हम जहाँ से सप्लाई को बांट रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, मोटर के स्टार्टर को सप्लाई देने के लिए निर्धारित रेटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूज़, बस बार आदि लगे होते हैं, साथ ही अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी लगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लोड में जो बोर्ड है उसमें क्या क्या लगे होते हैं। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगा होगा, फ्यूज़ लगा होगा, बस बार लगी होगी। ठीक है, ये थे। अगर बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या होगा, मुख्य कार्य होगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कि जो आपकी सप्लाई है उसको कैसे बांटा जाए। तो वो हम कहाँ से बांटेंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की मदद से बांटेंगे। इसके हम चित्र के माध्यम से देखते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसलिए एक्टिव यहाँ लगाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका करंट है वो लीक होकर अर्थिंग होना शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारी जो रिले है, अर्थ लीकेज रिले सर्किट ब्रेकर, वो क्या होगा, वो एक्टिव हो जाएगा और उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर बात करें, ये है हमारी सप्लाई 1, मोटर 1 के लिए सप्लाई, और ये है मोटर 2 के लिए सप्लाई। यहाँ पर हमारे मेन स्विच के लिए सप्लाई गई है। तो यहाँ आप देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी जगह हमने बांट दिया। अगर इससे ज़्यादा भी हमारी रिक्वायरमेंट हुई तो हम वहाँ भी उसको बांट सकते थे। तो 3 जगह पर हमने ये वाली सप्लाई बांटी है। तो जो सर्किट से जहाँ से हम सप्लाई को बांट रहे हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोलते हैं या बोर्ड बोलते हैं। स्विच तो नहीं कह सकते, बोर्ड कहेंगे फ्रेंड्स। तो अगर इस वाले की बात करें, ये है हमारे यहाँ पर फ्यूज़ लगे हुए। फ्यूज़ का कार्य आपको पता है, फ्यूज़ क्या करता है, शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। कहीं ऐसा ना हो मोटर में शॉर्ट सर्किट हो जाए और फ्यूज़ ऐसे ही लगा हुआ है तो मोटर बर्न हो जाएगी। तो क्या करें, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हो तुरंत क्या हो, फ्यूज़ मेल्ट हो जाए। फ्यूज़ का मटेरियल भी पूछा जा सकता है, तो जनरली टिन और लेड का फ्यूज़ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका पुश बटन स्विच। अब पुश बटन स्विच क्या होगा, पुश बटन आपने स्विच देखे होंगे जो रेड और
ग्रीन आपको दिखते हैं या फिर कहीं लगे हुए देखे होंगे या फिर शॉप पर देखे होंगे आपने, तो वो पुश बटन होते हैं। अब उसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि जो आपका डिवाइस है या फिर जो आपका सर्किट है उसको चालू करना या बंद करना, मतलब उसको ओपन कराना या क्लोज कराना, किसका काम होता है? पुश बटन का, स्विच का काम होता है। अब ये कैसे इसका अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर पहले इसको देख लीजिएगा। पुश बटन स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट को चालू मतलब ओपन या बंद क्लोज करने के लिए उपयोग की जाती है, या इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुश बटन स्विच, है ना। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारा डिवाइसेस लगे हुए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एनो बोले तो नॉर्मली ओपन। एनसी क्या होता है? एनसी होता है आपका नॉर्मली क्लोज पुश बटन, ठीक है। अगर एनो की बात करें तो एनो हम किस लिए यूज़ करते हैं? एनो का हम यूज़ करते हैं चालू करने के लिए डिवाइस को। एनसी को यूज़ करते हैं सर्किट को बंद करने के लिए या डिवाइस को ऑफ करने के लिए। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल एक बार देखिए इसका, ये है इसके सिंबल। नंबर 1 है एनो पुश बटन, नंबर 2 है एनसी पुश बटन। अगर हम बात करें एनो की तो एनो देखिएगा यहाँ ये नॉर्मली ओपन है, यहाँ से देखिए इसका कॉन्टैक्ट अभी ओपन है फ्रेंड्स। जब हम इसको पुश करेंगे उस समय क्या होगा, ये उस समय ये ऑफ होगा, मतलब उस समय ये क्या करेगा, एक समय के लिए एनसी बनेगा और उतने समय के लिए एनसी बनेगा जितने समय तक हम इसको पुश करे रहेंगे, है ना। तो ये क्लोज हो जाएंगे कॉन्टैक्ट और सप्लाई मिल जाएगी। तो इस कारण हम क्या करेंगे, इसको चालू करने की, कोई मोटर को चालू करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब हम इसको दबा देते हैं तो आगे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगी होती है, कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, जिससे क्या करता है वो प्लंजर को होल्ड कर लेता है और सप्लाई कंटिन्यूस वे में आपकी मोटर को मिलती रहती है। तो ये था आपका चालू करने के लिए। अगर हम बात करें ओपन की, मतलब ओपन वाले की, एनसी, तो एनसी किस लिए यूज़ किया जाता है? नॉर्मली जो क्लोज है वो आपका बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये अभी नॉर्मली क्लोज है, मतलब ये कॉन्टैक्ट अभी क्लोज है। जैसे ही यहाँ पर पुश हम करेंगे इसको तो ये वाले कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ से सर्किट ओपन हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, हमारा जो डिवाइस है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैसे अरेंजमेंट में मिलते हैं, मतलब कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर इसका, ये है इसका सिंबल एनओ का, ये एनसी का सिंबल है। अगर हम बात करें कि एट ए टाइम पर हमको एक कॉन्टैक्ट को एनओ बनाना है और दूसरे को हमको एनसी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 1 एनओ प्लस 1 एनसी स्विच का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जब हम इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये वाला ओपन हो जाएगा, एनओ बन जाएगा और ये एनसी बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको छोड़ देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये वाला हमारा एनओ बन जाएगा और ये एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अरेंजमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। फ्रेंड्स अगर बात करें कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर का काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना या सर्किट को कनेक्ट करना। अब वो काम आप मैनुअली भी करा सकते हो और आप उसको ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा स्विच है जो कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो मोटर को या फिर किसी भी चीज़ को मैनुअली ऑपरेट कर रहा है, मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट को मैनुअली ओपन या क्लोज करा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब हम इसकी थोड़ी, ये तो थी इसकी एक लेमन लैंग्वेज में। अगर हम इसको थोड़ी सी डिटेल में बात करें या टेक्निकली देखें, तो टेक्निकली हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो कॉन्टैक्टर, तो उस कॉन्टैक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। अब काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा, जैसे ही हम सप्लाई देते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पता है जहाँ भी आप सप्लाई दोगे वहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वहाँ पर फ्लक्स बनेगा, जैसे ही फ्लक्स बनेगा तो वहाँ पर ईएमएफ बनना शुरू होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना आपका या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, दूसरे प्लंजर को होल्ड करेगा या आर्मेचर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार के कॉन्टैक्टर को हम कहते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। तो यहाँ देख लीजिए, जब इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए कॉन्टैक्टर मैनुअली ऑपरेट ना कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो इस प्रकार के कॉन्टैक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर कैसे हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसको ऑपरेट कराएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को आवश्यक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। ये तो ठीक है फ्रेंड, जितना रिक्वायरमेंट होगी उतनी ही आप उसको जोड़ोगे। अब जनरली जो रिक्वायरमेंट है या रेटिंग है वो कितनी अवेलेबल होती है फ्रेंड्स, ये रेटिंग जरूर लिखते हुए चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये है रेटिंग, कॉइल वोल्टेज हो गया 440 अगर 3 फेज़ का है, और अगर सिंगल फेज़ की है
तो सिंगल फेस के लिए है 220, ठीक है, 440 और 220 वोल्ट। अगर करंट की बात करें तो 10 एम्पियर का आपको अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, 15 एम्पियर का हो जाएगा, 30 एम्पियर का हो जाएगा, 60 एम्पियर का हो जाएगा, इसके मल्टीपल में होता हुआ चला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्टर कॉम्बिनेशन। अब कॉन्टैक्टर का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 2 NO हो और एक NC वाला हमको यूज़ करना हो। 2 NO मीन्स नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है, या 2 NO और 3 NC के यूज़ करना हो। 3 पोल हैं ये, 3 पोल या 2 पोल ऐसे है ये, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है 3 पोल NO हो, 3 पोल NC हो। इस प्रकार से हम इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंबल की बात करें कॉन्टैक्टर का, तो सिंबल एक बार देख लीजिएगा। ये है सिंबल आपका, यहाँ ये सिंबल है। ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो 2 NO और 2 NC वाला है। एक ऊपर है कॉन्टैक्ट, एक नीचे है, 2 NO 2 NC वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये वाला जो है वो आपका, यहाँ देखिएगा, ये मेन कॉन्टैक्टर हो गया, ये रिले कॉइल हो गई, और ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, मैं आपको इससे पहले बताया कि आगे मैं बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि मोटर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी हुई। यहाँ क्या है, जब ये ऑपरेट होगा, कॉन्टैक्टर कॉइल जैसे ही ऑपरेट होगी, तुरंत ये इसको होल्ड करेगी। जब होल्ड करेगी तो ये वाली सप्लाई कनेक्टेड हो जाएगी और ये वाली सप्लाई आपको डायरेक्टली इससे जोड़ देगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मोटर रनिंग कंडीशन पर रहेगी। जैसे ही किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा, तुरंत क्या होगा, ये जो आपकी कॉइल है उसकी जो आपका कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो क्या करेगी, वो डी एनर्जाइज हो जाएगी। जब डी एनर्जाइज हो जाएगी तो इस प्लंजर को पुश करके छोड़ देगी, इधर प्रेस कर देगी, और जब प्रेस कर देगी तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे या ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, जिस कारण आप क्या कर सकते हो, मोटर को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको देखिएगा, इससे आप और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छा विजिबल है। ये देखिएगा, ये है आपका मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है, ये मोटर को गया है, यहाँ से है आपका सप्लाई। तो अगर सप्लाई की बात करें फ्रेंड्स, ये 3 फेज सप्लाई आ रही है, ये आपकी मोटर के लिए है, और ये है आपका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ सप्लाई दी जाएगी तो ये क्या करेगा, यहाँ इस वाली आपकी जो आर्मेचर कॉइल है या फिर जो आपकी कॉन्टैक्टर कॉइल है, उसमें सप्लाई जब दी जाएगी सिंगल फेज, तो क्या होगा, यहाँ पर ये एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगा। जब ये मैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा तो ये वाले जो कॉन्टैक्ट है वो होल्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, और जब चिपक जाएंगे तो क्या होगा, ये वाले सारे के सारे जो NO बने हुए थे वो NC बन जाएंगे, और सप्लाई यहाँ से लेकर डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, आपकी ये वाली मोटर चल जाएगी, और किसी भी प्रकार कारणवश कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो क्या होगा कि ये क्या करेगी, ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, और डी एनर्जाइज हो जाएगी तो इसको प्लंजर को छोड़ देगी पीछे को, और जब आर्मेचर को छोड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, ये वाले कॉन्टैक्ट दोबारा से ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले की बात करें तो एक प्रकार की थर्मल रिले है फ्रेंड्स। तो जैसे ही मोटर ओवरलोड की कंडीशन में होगी, तुरंत क्या करेगी, ये वाली कॉइल हमारी एनर्जाइज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और उसको प्रोटेक्ट करा लेगी। जैसे आपको बता दें कि ओवरलोड की कंडीशन में क्या होगा, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब करंट जैसे ही बढ़ेगी तो थर्मल रिले लगी हुई है, थर्मल रिले क्या करेगी, हीटिंग होगी, हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है थर्मल जो भी एलिमेंट है। तो जब हीटिंग एलिमेंट पर कार्य करता है, वहीं पर थर्मल रिले में हमारा एक जो कॉन्टैक्टर है, तो कॉन्टैक्टर हमारा बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगाएंगे वहाँ पर कॉन्टैक्टर को ब्रेक करने के लिए। तो जैसे ही बायोमेट्रिक पिघलेगा तो क्या होगा, 2 मेटल बने हुए होंगे, एक मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, एक का कम होगा, या दोनों का डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट ही होगा। तो क्या होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो पहले पिघल जाएगा, जिस कारण क्या होगा, वो आपकी जो स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगी, और आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इसके ये जो डेफिनेशन उससे भी एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए मोटर कंट्रोल सर्किट में ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। अधिक धारा फ्लो होने पर ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले स्टार्टर को डी एनर्जाइज कर देती है फ्रेंड्स, और मोटर को पावर सप्लाई से अलग कर देती है। डी एनर्जाइज कर देगी और क्या करेगी, मोटर को जो पावर सप्लाई उससे अलग कर देगी, जिस कारण क्या होगा, आपकी मोटर सेफली बच जाएगी। अगर इसके टाइप की बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटिक ओवरलोड रिले हो गई, सेकेंड है आपकी थर्मल ओवरलोड रिले। पहली मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, दूसरी है आपकी थर्मल ओवरलोड रिले। अगर मैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा पॉइंट आउट करके लिखा है, यहाँ पर नोट बनाकर आप इसको लिखते हुए चलिएगा। ये पूरा टू द पॉइंट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड कंटेंट है ये। हालांकि अगर हमारा कैमरा वगैरह ठीक नहीं है या फिर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, आई थिंक मुझको उम्मीद है कि ये भी ठीक ही होगी,
तो लेकिन जो हमारा कंटेंट है वो A1 कंटेंट है फ्रेंड, इससे बाहर आपको एक भी नहीं मिलने वाला, एक भी क्वेश्चन। तो पहले वाला क्या है आपका मैग्नेटिक, जो आपकी ओवरलोड रिले है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले मोटर में शॉर्ट सर्किट या वेयरिंग ख़राब हो गया उसका, या शॉर्ट सर्किट हो गया, या मोटर में लॉकिंग लग गई, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है। तो पहला क्या है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में, वेयरिंग ख़राब होने में, मोटर में लॉकिंग लगने में, ये सेफ्टी प्रोवाइड करा रही है कौन, आपकी मैग्नेटिक ओवरलोड रिले या फिर मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, प्रोटेक्शन रिले। थर्मल रिले की बात करें तो थर्मल रिले क्या करेगी, ओवरलोड के लोड से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, या बोल सकते हैं ओवर करंट से ये क्या करेगी, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराएगी। तो ये था आपका रिले। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है इसका सिंबल। अगर बात करें इस वाले की, यहाँ पर देखिएगा, ये अगर हम बात करें ये वाला, तो ये है आपका हीटिंग एलिमेंट। अब इस पर आपने वाइंडिंग कर रखी है, यहाँ से जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो मान लीजिए कोई कारणवश यहाँ पर आपकी मोटर कनेक्टेड है, कोई भी कारणवश यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, यहाँ फॉल्ट आ गया एफ, तो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो टोटल करंट कहाँ से पास होगी फ्रेंड्स, इस वाली कॉइल से पास होगी, और यहाँ से जब पास होगी तो होगा क्या फ्रेंड्स कि ये वाली जो है ये बायोमेट्रिक है जिस पर लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट, तो ये जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है ये बायोमेट्रिक है, स्ट्रिप है, तो इस कारण क्या होगी, जब ये हीटअप होगा तो ये बैंड होना शुरू हो जाएगी, जब ये बैंड होना शुरू हो जाएगी तो ये इधर को खींचेगी इसको, और इस वाले को, एक सेकेंड, जब ये ऑपरेट होगी फ्रेंड्स तो ये पीछे की ओर मूव करेगी, मतलब यहाँ पर जब ये ऑपरेट हो जाएगी, यहाँ पर मोटर लगी हुई है, जब ये ऑपरेट होगी तो ये क्या करेगी, इधर को बेंड होगी, जब ये इधर को बेंड होगी तो क्या होगा, ये जो कनेक्टेड है कॉन्टैक्टर है, मतलब जो कॉन्टैक्ट हैं क्लोज हैं, वो क्या होंगे, वो ओपन हो जाएंगे, और इस स्थिति में क्या होगी, हमारी जो मोटर है वो बच जाएगी या फिर डिस्कनेक्टेड हो जाएगी फ्रॉम द सप्लाई। ये है आपकी रिले, ठीक है, ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले बोल सकते हो, थर्मल रिले बोल सकते हो फ्रेंड्स इसको। यहाँ से आपकी 3 फेज सप्लाई आ रही है, ये है आपकी इंडक्शन मोटर लगी हुई, और ये है आपका कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट या कंट्रोल सर्किट कॉन्टैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम होगा, जैसे ये जो आपकी सप्लाई है वो ज़्यादा होगी तुरंत, या यहाँ पर किसी भी कारण से आपका कोई भी फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। इस कारण क्या होगी, इंडक्शन मोटर सेफ बच जाएगी फ्रेंड्स। फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ क्या है, एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है फ्रेंड्स, आपको पता है फ्यूज़ क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, और फ्यूज़ को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करिएगा। फ्यूज़ क्या है, एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है या प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, और फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, आपको पता है कि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और जो आपका पैरेलल है उसमें डिफरेंट होती है। तो अगर हमने क्या किया, इसको सीरीज में कनेक्ट किया, तो मान लीजिए करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो टोटली करंट किससे पास होगी, आपके फ्यूज़ से पास होगी, जिस कारण क्या होगा, फ्यूज़ का जो एलिमेंट है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर जो आपका सर्किट है उसको ब्रेक करा देगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो परिपथ की शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। इंडस्ट्रियल शॉर्ट सर्किट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट के लिए HRC फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। अगर HRC की बात करें तो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंसुलेटिंग पाउडर मिक्स होता है, और ये आपकी बाहरी कवर हो गई, ये आपका फ्यूज़ एलिमेंट हो गया, ये आपका मेटल स्ट्रिप हो गई, और ये है आपका फिक्स कॉन्टैक्ट। इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर लेते हो। नेक्स्ट पर बढ़िए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका लिमिट स्विच। अगर लिमिट स्विच की बात करें तो क्या है, ये मैकेनिकल या फिर यांत्रिक विस्थापन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा यांत्रिक, ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि ये क्या काम करता है। तो जो लिमिट स्विच है वो क्या करता है, यांत्रिक विस्थापन को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है, जिस कारण क्या होता है, मैकेनिकली ऑपरेट होता है। और यहाँ एक चीज़ और, ये दो पॉइंट इसमें नोट डाउन करिएगा। पहला तो ये कि ये क्या कर रहा है, यांत्रिक विस्थापन को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, ये मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक NO और एक NC कॉन्टैक्ट का ये पुश बटन की तरह ही कार्य करता है, या उसी की तरह होता है लगभग। अगर इसके एग्जांपल की बात करें कौन सा होता है आपका लिमिट स्विच, तो जो आपने देखा होगा, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके डोर आप खोलते हो तो एक पुश बटन होता है पास में, तो जब वो पुश दब जाता है आपके डोर से, तो जो अंदर की लाइट है वो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाता है। मतलब जब वो ओपन हो जाता है, आप जब उसको दरवाजे को बंद करते हैं तो वो पुश बटन बंद रहता है, अंदर को बंद रहता है, यांत्रिक विस्थापन अंदर की ओर हो रहा है।
जब आप डोर को खोलते हो रेफ्रिजरेटर के तो क्या होता है, वो पुश बटन बाहर को रिलीज़ हो जाता है। जब वो रिलीज़ हो जाता है फ्रेंड्स तो क्या होता है, वहाँ पर वो जो लाइट है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है, मतलब उसके कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही गाड़ियों में जो डोर होते हैं, गाड़ियों के डोर जब खोलते हैं तब भी क्या होता है, तब भी लाइट जलना शुरू हो जाती है। तो वो कौन से स्विच होते हैं, वो आपके लिमिट स्विच होते हैं। क्या करते हैं, यांत्रिक विस्थापन को बढ़ाते हैं वो, ठीक है। अगर इसके हम जो फिगर है उसके माध्यम से देखें तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रकार का ये NO-NC ही स्विच है, देख लीजिए है NC ये, और ये क्या है 1 NO और 1 NC स्विच है ना। तो ये है आपका। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आज का सेशन हम यहीं पर संपन्न करते हैं, खत्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट सेशन में हम लेकर आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, दो छोटे से इसमें कॉन्सेप्ट बचे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसको हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे। जैसे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, और जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया उसको, और सिक्वेंशियली ऑपरेशन को, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपका जो MCQs है उसको कराएंगे।